शेयर स्क्रीन कर लेता हूँ। बाकी जिसको आना होगा वो अब आ जाएगा, नहीं आना हो नहीं आएगा। मैं ग्रुप पर डाल दूँगा अपनी वीडियो, तो आशीष देख ले। हाँ, अभी मैंने अपलोड करी है ये, तो इस वजह से वो दिखा रहा होगा। इसके अलावा पुरानी वाली होंगी ना। हाँ, जब भी मैं कोई नई चीज़ डालूंगा ना क्लासरूम में तो उसका नोटिफिकेशन आ जाता था। अच्छा, स्क्रीन हो गई ना शेयर? अच्छा, मैंने खोली लैब 10 के पास आते हैं। और पहले थोड़ी सी तुम्हें दिखा दूँ कि इसमें है क्या लैब 10 में। इंट्रोडक्शन तो दे दिया मैंने DTL का, लेकिन मैं बता देता हूँ। अब ये DDL में देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं। DDL में आप क्या करते हो कि टेबल की क्रिएशन करते हो, टेबल की क्रिएशन से फिर एक आप स्कीमा डिफाइन करते हो, तो उसके अंदर आप मैनिपुलेशन कर सकते हो। क्रिएटिंग टेबल एल्टरिंग का मतलब कि आप उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हो, कोई किसी नई फील्ड का ऐड करना बाद में क्रिएशन के बाद, जैसे कभी याद आ जाए कि हाँ इसमें ये फील्ड ऐड हो सकती थी, या इसकी डेटा टाइप चेंज करने का आ जाए, तो वो एल्टर टेबल होता है, मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ टेबल। फिर एक होता है ड्रॉप टेबल। ड्रॉप का मतलब होता है डिलीट करना। टेबल को डिलीट कर दिया तो उसके अंदर जितना भी रिकॉर्ड होगा वो भी डिलीट हो जाएगा, और टेबल इटसेल्फ खुद भी डिलीट हो जाएगा। जैसे तुम फोल्डर डिलीट करते हो तो उसके अंदर जितना डेटा होता है तो वो भी डिलीट हो जाता है उससे। और यही सारी चीज़ें। और फिर अच्छा, टेबल के जब हम बनाते वक्त हमें कुछ तरह की कुछ लिमिटेशन लगानी होती हैं, रिस्ट्रिक्शन या कंस्ट्रेंट समझ लो उसको। उसको हम कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं। तो वो कंस्ट्रेंट कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं एक तो नॉट नल का, कि वैसे मैं चाह रहा हूँ कि कोई फील्ड नॉट नल ना रहे। अगर यूज़र डाले तो वो एरर जनरेट कर देगा, नहीं ये फील्ड खाली नहीं हो सकती, आपको इसमें स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। प्राइमरी की बनाओगे तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही नॉट नल उस पर अप्लाई हो जाता है, तो उसके लिए प्राइमरी की के आगे नॉट नल लिखना ज़रूरी नहीं है। अभी हम देखेंगे कि ये बनता कैसे है पूरा एक टेबल। ऐसे फॉरेन की बनाने हो तो ये है चेक, मतलब कोई कंडीशन में रिस्ट्रिक्शन लगानी हो, जैसे तुम्हें इनपुट करानी है कि तुमने किसी वेबसाइट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि मुझे जो है 10 साल से कम उम्र के जो यूज़र है वो उस वेबसाइट को ना देखें, तो मैं वहाँ एज ही रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा। एज लेस देन अगर या ग्रेटर देन 10 होगी तो मैं उसको अलाउ कर दूंगा, लेस देन 10 वाले को अलाउ नहीं करूँगा। ऐसे ही यूनिक हो गया। एक होता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब है अगर यूज़र कुछ भी नहीं डाले ना तो वो फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेव कर देगा। अब फ़र्ज़ करोगे जैसे मैंने एज की रखी हुई है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, कोई मैं कस्टमर का मेंबरशिप फॉर्म बनवा रहा हूँ, तो मेंबरशिप के लिए तो मुझे लाजमी सी बात है कि उसका NIC पता होना चाहिए ना, मतलब 18 साल या उससे ऊपर का होना चाहिए। तो मैं उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट कर दूंगा 18। अगर यूज़र ने एज नहीं डाली तो वो डिफ़ॉल्ट 18 सेट कर देगा। ये थी। और डेटा टाइप्स जो ऑरिकल में यूज़ होती हैं वो एक होती है वार्चार 2। वार्चार 2 क्या है तुम्हारी? स्ट्रिंग है सारी। तो ये करेक्टर है जो सिंगल करेक्टर एट ए टाइम स्टोर करता है। तो ये नंबर आ गई। ये ये ना हमारा नंबर है, ये मतलब एस मतलब कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक वो स्टोर कर सकते हैं। 6 करोगे तो 6 डिजिट, और एस मतलब कि उसके एस के बाद अगर यहाँ 4 कर दिया तो 4 डेसिमल प्लेसेस हो जाएगा। 6,2 करोगे तो मतलब 6 डिजिट ले सकता है। उसके बाद फिर 2 डेसिमल प्लेसेस लेगा। फिर डेट हो गई लॉन्ग, मतलब इंटीजर से जो बड़ा होता है। फिर ये हो गया सीलॉग, सिंगल बाइट करेक्टर डेटा अप टू 2 गीगाबाइट्स। फिर एक ये रॉ फॉर्म में हो गया। ये हो गया लॉन्ग रॉ ब्लॉग बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं। ज़्यादातर फाइल्स जो हैं इमेज फाइल ब्लॉग के फॉर्म में डेटाबेस में सेव होती हैं। अगर ये बाइनरी फाइल्स है जो आप अपना डॉक्यूमेंट या एक्सेल या PDF की जैसे फाइलें हैं वो आप बाइनरी फॉर्म में सेव करते हो। बाइनरी इसलिए हम लोग सेव करवाते हैं ताकि उसकी जो है कंप्रेशन हो जाए उस इमेज की या उस फाइल की, उस डॉक्यूमेंट की।
ताकि उसको कंप्रेस करके हम सेव करते हैं डेटाबेस में, सेम फॉर्मेट पे सेव नहीं करते। तो ये थी तुम्हारी लैब 10 का आगाज़। लैब 10 को भी मैंने ऐसे ही 3 में डिवाइड करा है, 10, 11, 12। 10 में मैं पहले टेबल क्रिएशन बताऊंगा, और फिर हम बताएंगे 12 में, 11 में हम एल्टर मतलब मॉडिफिकेशन, और 12 में ड्रॉप टेबल। 12 तो बहुत ही आसान है, बट डिलीट करना है उसमें। अब देखो ये एक सिनेरियो है मेरे पास ना, ये मैंने जो सवाल लिखे ना, ये पूरे ही एक सवाल है। वो कह रहा है कि क्रिएट टेबल करो कस्टमर्स। अब कस्टमर की देखो फील्ड्स कौन कौन सी बता रहा है, वो ये बता रहा है कि CID होनी चाहिए, और उसकी नंबर, ये डेटा टाइप है इसके आगे नंबर 4, मतलब 4 डिजिट तक वो हम उसमें स्टेप करा सकते हैं, 1 से लेकर 4, मतलब यूनिट 10, 100, 1000, तो मतलब 1000, 2000, 3000, 4000, 9999 तक सेव कर सकता है ये 4 का अंदर। ये सी नेम हो गया, इसकी वारचार 2 रखी हुई है, इसकी लेंथ है 20। ईमेल है, इसकी भी वारचार 2 है, लेंथ 30 है। एज है, एज का हमने 2 दिए हुए। और यहाँ पे देखो एक इसने आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि नोट एज जो है 18 और 70 से दरमियान होनी चाहिए। कंट्री लिखा हुआ है 2 और 15, और मेक CID एंड में बता रहा है कि ये प्राइमरी की बनेगी सिस्टम में। अच्छा देखो, इस पे नॉट नल का कंस्ट्रेंट है, इस पे नहीं है नॉट नल का, और इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे है नॉट नल और इस पे भी है, और इस पे तो हो गई, अब प्राइमरी की खुद ही बन जाएगी। फिर ऐसे ही एक दूसरा है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में जो हम लोग एट्रीब्यूट सेव कराएंगे, ऑर्डर ID हो गई, ऑर्डर डेट हो गई, कस्टमर ID आ जाएगी, और फिर बता रहा है कि प्राइमरी की सेट करो ऑर्डर ID को, और CID को सेट क्या करना है हमें, फॉरेन की। अब उसके बाद फिर एक हमें 4 टेबल बनाने हैं असल में। फिर एक है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में आ गई PID, P नेम, प्राइस, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, और PID को कह रहा है कि प्राइमरी की। अब ये आ गया तुम्हारा टेबल ऑर्डर्स प्रोडक्ट, ऑर्डर ID, प्रोडक्ट ID, और ये क्वांटिटी। अच्छा अब देखो, कस्टमर जो है ऑर्डर कर सकता है, तो कस्टमर मैनी ऑर्डर कर सकता है, तो कस्टमर की ID उठ के इस टेबल में आई भी है देखो ऑर्डर्स के, तभी यहाँ पे हमने फॉरेन की असाइन करी है। ऐसे ही प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट का टेबल हो गया, और ये है ऑर्डर्स प्रोडक्ट। अब देखो एक ऑर्डर में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, और एक प्रोडक्ट में और इसका वाइस वर्सा क्या है, देखो एक ऑर्डर यूज़र ने करा तो उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, और बहुत सारे ऑर्डर्स में बहुत सारी और एक प्रोडक्ट भी हो सकती है। तो ये मैन्यू टू मैनी का बन जाएगा, मतलब कि एक प्रोडक्ट, एक जो ऑर्डर करा है, जैसे आप इम्तियाज़ जाते हो, वो आपका एक पूरा जो एक रसीद देता है वो एक ऑर्डर कहलाता है, लेकिन उसमें देखा होगा तुमने बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं। तो वो हो गया, ये तो हो गया मैनी का रिलेशन। अब इस हाँ हाँ हो रही है, तो ये हो गया मैनी का रिलेशन। अब इसका उलट समझो कि एक रसीद तो तुम्हें मिली भी, ऐसे ही वहाँ हज़ारों लाखों की तादाद में जो है यूज़र आए हुए होते हैं, मतलब कस्टमर बाय करने, तो उनके पास भी बहुत सारी प्रोडक्ट होंगी, बहुत सारे उसमें क्या कहते हैं ऑर्डर्स में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। तो ये मैनी टू मैनी का बना। अब मैनी टू मैनी को तोड़ने के लिए फिर जंक्शन टेबल यूज़ होता है, या जिसको हम कहते हैं ब्रिज टेबल। उसका नाम हम हमेशा वो वाला देते हैं जिन दोनों के दरमियान वो ब्रिज टेबल बन रहा हो। इसके और इसके दरमियान बन रहा है, तो इसके और इसके दरमियान का हमने टेबल नेम एक नया टेबल क्रिएट करा ऑर्डर्स प्रोडक्ट के नाम से। उसमें क्या करोगे, सिंपल इनकी, इसकी और इसकी ID बस यहाँ पे सेंड कर दो, और इसको कंपोजिट की बनाकर ये प्राइमरी की बन जाएगी इस टेबल की एज अ सिंगल। ये फॉरेन की होगी एज अ डबल, ये प्राइमरी की मतलब कंपोजिट की बन जाएगी ये। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी हमने, क्वांटिटी का। हाँ बोलो। अभी मैं करूँगा ना, पहले मैं थ्योरी डेवलप कर रहा हूँ, फिर मैं वहीं जाऊँगा जहाँ, टेंशन नॉट। सही है, अब इस साइड आ जाओ। प्रैक्टिस करो ना। अब ये देखो, इसी जो मैंने पीछे सिनेरियो बताया था ना, जो मैंने लैब कराई है, उसकी मैंने देखो ER डायग्राम बनाई। ये होती है देखो रिलेशन 1 to many का। मुनीब
ये देखो, ये वन है, ये मैनी है, ये वन है, ये मैनी है, ये वन है, ये मैनी। अब देखो, कस्टमर और ऑर्डर, कस्टमर मैनी ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है एट अ टाइम, तो ये वाला कस्टमर का जो रिलेशन है वो इसके सामने वाले टेबल पे लगेगा, मैनी का आगे। और ऑर्डर जो है एट अ टाइम एक ही प्लेस होता है, तो ये यहाँ पे बनेगा। अब ऑर्डर तो प्रोडक्ट का था पहले टेबल, ये तो जंक्शन टेबल है तुम्हारा। एक ऑर्डर में बहुत सारी प्रोडक्ट हो सकती हैं और एक प्रोडक्ट बहुत सारे ऑर्डर्स में हो सकता है। तो ये मैनी टू मैनी का बना था, फिर मैंने इसको तोड़कर बीच में जंक्शन टेबल बनाया ऑर्डर्स और प्रोडक्ट के दरमियान, तो फिर ये वन टू मैनी में टूट गया। अच्छा, ओहो यार, इसने यार वो सेव नहीं करा। अच्छा एक चीज़, ये देखो यहाँ पे मैंने मैनी का सिंबल लगाना भूल गया। ये मैंने एक्सेल पे बनाई थी असल में। अगर मैं इसको एडिट करूँ यहाँ से और ड्रॉप करके उल्टा कैसा है, ये मैं ये वाला लगा देता हूँ। एक मिनट रुक जाना, पेस्ट। अरे भाई आ गया यार, ये सेलेक्ट क्यों नहीं कर रहा? वो बना ही नहीं आ रहा सिंबल। हाँ ये वाला क्यों नहीं आ रहा? अबे भाई एरो नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? दे ही नहीं रहा। ठीक है, मैं इसको मूव कैसे कर रहा हूँ यार? ये तो दिखाई नहीं रहा, वो बटन ही मुझको करा रहा यार। तो सिलेक्ट ऑल ही हो गया। अच्छा मैं इसको अपलोड कर दूंगा फिर से बनाकर ना। इसमें क्या हुआ है अभी गड़बड़ कि ये जो मैनी का सिंबल है ये यहाँ पर भी आएगा, ये मैं बनाना भूल गया था। ये मैं अभी फिर से अपलोड करके ये मैं वहाँ डालूँगा। अच्छा पेपर में एक चीज़ याद रखना, पेपर में मैं ऐसे ही सिनेरियो दूंगा कि ये लिखा हुआ होगा, इसकी तुम्हें कमांड लिखनी होगी। कमांड मतलब कि क्रिएट टेबल करना होगा इसका, इसका और इसका और इसका, और फिर इन दी एंड तुम्हें क्या बनानी होगी इसकी, ये ER डायग्राम तुम्हारी, ये वाली इस तरह करके। अबे मैसेज नहीं करो, इधर से ही बोल दो सर के बोर्ड के एरो के ट्राई करके, वो मैं कर लूँगा। वो मैं अभी लेक्चर के बाद जो है ना ये फिर से अपलोड कर दूँगा यहाँ से कॉपी करके। इसमें पेंट 3D भी है ना, उससे कर दूँगा। अब आ जाओ तुम लैब में। हाँ बोलो। कल रखनी है काम, पीछे चल जाए, कल ज़रूरी है। सही है। और अब आ जाओ, हमें ये करना है क्रिएट टेबल। सबसे पहले क्रिएट टेबल करेंगे हम किसका, कस्टमर का बनाना है। तब देखो इसकी कमांड क्या होती है, क्रिएट, और बस हो गया क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल एक कीवर्ड है। अब टेबल का नाम क्या है, जैसे जो भी तुम्हारा नाम देना हो, कस्टमर्स। अब ये तुमने ये ब्रैकेट ओपन करा और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके, अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, कस्टमर्स। पहले मैं सारे ड्रॉप करवा दूँ, एक मिनट रुकना है यार ज़रा, मैंने शायद पहले टेबल बनाए हुए, ये मैंने रन करके देखी थी पूरी स्क्रिप्ट अपने पास, मैंने पूरी स्क्रिप्ट बनाई थी। हाँ कस्टमर बना हुआ है, तो मैं पहले ड्रॉप करवा दूँ। अभी ये नहीं पूछना कि ड्रॉप क्या होता है, बस ये समझ लो कि ड्रॉप टेबल का मतलब क्या है कि ये डिलीट कर रहा है, ये मैंने पहले से बनाया हुआ था। और सारे डिलीट
करो यार, 1 मिनट रुको। इधर दिखाओ, पहले सारे डिलीट कर दूँ। मैंने अब डिलीट हो गए। अब आ जाओ। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वो बोल रहा है कि इसकी प्राइमरी की रखनी है हमें कस्टमर CID, तो मैं कस्टमर्स_ID लिख रहा हूँ। मर्जी है तुम्हारी CID लिखना चाहो CID लिख दो। अब मैं उसका दूसरा काम क्या करूँगा, उसकी डेटा टाइप बताते हो। तो नंबर कह रहे हैं कि उसकी नंबर होनी चाहिए 4 डिजिट तक, ये लिख दी। अब मैं करूँगा कॉमा लगाया। अब मैं दूसरे पर आऊँगा CNAME, इसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, var_2 और ये 20 हो भाई। उसके बाद उसकी ईमेल की डेटा टाइप भी यही है, बस की लेंथ थोड़ी सी बड़ी है 30। फिर उसके बाद एज आ गया। एज में तो जाहिर सी बात है नंबर ही आएगा, यहाँ पर हो गया अभी नंबर। फिर उसके बाद आ गया सिटी, मैंने लिखा सिटी 15। अच्छा कॉमा लगाते रहे ना, कॉमा का मतलब कि अभी ये एट्रीब्यूट्स हैं। और फिर लिखोगे कंट्री, कंट्री में भी हम varchar कर देते हैं, इसको 15 कर लो, जो जितनी देना चाहो। वैसे जो अभी इसमें रिक्वायरमेंट दिखी हुई है वो तो अभी हमें वही लिखना होगा। यहाँ तक अभी हमारी देखो सारी एट्रीब्यूट्स हो गए जो हमें रिक्वायर्ड। अब देखो वो क्या बोल रहा है, पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि ये नॉट नल होना चाहिए, ये कंस्ट्रेंट लगाना है इस पर लिखा मैंने नॉट नल। अब ये फील्ड हम इसको एम्प्टी नहीं दे सकते, हमें कोई ना कोई वैल्यू डालनी होगी। ईमेल नहीं है नॉट नल, तो हटा दो इसको। और एज भी नहीं है नॉट नल। और कौन सी है नॉट नल, ये वाली है, सिटी है और कंट्री। अच्छा अब देखो अब वो क्या बोल रहा है, अब ये कह रहा है कि कस्टमर में की आईडी को जो है प्राइमरी की बनाना है, और दूसरा एक चेक क्या लगाना है हमें कि ये 18 और 70 के दरमियान होनी चाहिए। तो ये चेक, ये भी एक कंस्ट्रेंट है। चेक लगाओगे फिर ब्रैकेट खोलोगे, एज लिखोगे, और यहाँ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड एज लेस देन इक्वल टू 70। इसके दरमियान अगर होगी वैल्यू तो वो जनरेट करेगा, वरना इसके दरमियान ही करेगा। अब तुम्हें करना है प्राइमरी की असाइन। अच्छा ये वाली वैल्यू भी रही। अब तुम्हें करना है प्राइमरी की असाइन, तो यहाँ लिखो कंस्ट्रेंट, सही है। अब कंस्ट्रेंट के बाद जो ओरेकल का जो अपना सिंटैक्स है ना, वो क्या होता है कि पहले आप टेबल का नाम लिखते हो, वरना चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, टेबल्स का नाम। फिर उसके बाद लिखते हो जिस पे आपको कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है, उस एट्रीब्यूट का नाम। ये आ गया अंडरस्कोर लगा के मैंने ये लिखा। फिर उसके बाद उसका नाम के है क्या, ये बना क्या रहा है इसको, मैं पी के बनाना चाह रहा हूँ मतलब प्राइमरी की। ये करा प्राइमरी की और स्पेस कर फिर उसका नाम कस्टमर आईडी, ये दे दिया। तो अब देखो एंड वाले में कॉमन ही लगाना, तो ये तुम्हारा हो गया कंप्लीट। ये बताओ अभी यहाँ तक कोई मुश्किल, अभी इसको नहीं समझ। ड्रॉप का मतलब होता है डिलीट करना, लेकिन मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कि किस सीक्वेंस में डिलीट होते हैं। ये भी एक इसमें गड़बड़ है, मतलब गड़बड़ नहीं है, मतलब डेटाबेस में एक ये लॉ है। तो एक पेन और एक पेंसिल, वो सॉरी पेन और एक पैड निकाल कर रख लो। इसलिए आज की जो बात है ना, एक दो चीज़ें जो मैं बोलूँगा ना कि वो लिख लेना पॉइंट। इसलिए एक दो पॉइंट जो है आज थोड़े बारीकी के हैं, ये काफ़ी काम आएंगे तुम्हें, सिर्फ पेपर में नहीं, जब पेपर के बाद भी कहीं इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, या अपने जब आगे जब तुम डेटाबेस में काम कर रहे होगे, या कभी डेटा डिलीट करना होगा या टेबल डिलीट करना होगा, तो उसमें काम आएगा। तो एक पेन और एक पेंसिल रख लो, जब तक एक दफ़ा पानी पी आ गया वापस। देखो तुम अगर ये थोड़ा परेशान कर रहा है ना तुम लोग, तो तुम इसका नाम ये भी रख सकते हो, सिर्फ डायरेक्ट ये कस्टमर्स अंडरस्कोर ID अंडरस्कोर PK। जो नाम रखना है ना तुम्हें कंस्ट्रेंट का, ये तो सिर्फ ये है कि ये ओरेकल के
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना, ये उसमें एज अ कंस्ट्रेंट सेव करेगा इसको। सही है, ये आ रहा है ना नज़र, स्क्रीन नज़र आ रही है ना ओरेकल वाली। हेलो हेलो, सही है। अच्छा, मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा कंट्रोल और इंटर दबाकर। तो एक मिनट, इसने ज़रा एरर थ्रो किए, कंस्ट्रेंट इनवैलिड कस्टमर आईडी। मैंने क्या स्पेलिंग में गलत, अच्छा ओहो सॉरी, यहाँ मैंने कस्टमर्स आईडी लिखा हुआ है। सही है, मैंने एस हटा दी, अब सही चल रहा है। आगे लिखा हुआ टेबल्स क्रिएटेड, हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हम ज़रा देखते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स। तो अभी हमारे टेबल में देखो वही वाली सारी चीज़ें आई गई, आईडी, सीनेम, ईमेल और ये सारी चीज़ें आ गई। अगर हम यहाँ पर फिर से इसको रिफ़्रेश करें, तो मैंने टेबल को देखो, अब सिर्फ कस्टमर का टेबल आ गया इसमें। अगर तुम्हें इसका स्कीमा देखना हो ना, तो DESC लिखोगे और कस्टमर्स लिख दो, तो उसका वो स्कीमा दिखा देगा कि तुम्हारे टेबल का स्कीमा क्या है। तो टेबल का स्कीमा देखो, ये बता रहा है कि ये कस्टमर आईडी है जो नॉट नल रहेगी। नॉट नल इसलिए रहेगी कि वो प्राइमरी की है तो वो होती है नॉट नल, उसकी डेटा टाइप बता रहा है। फिर सी नेम, ये भी नॉट नल रहेगा, जो हमने चीज़ें बनाई थी, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये करोगे और उसके बाद ये तुमने जैसे चलाई कमांड, अब क्या करोगे तुम, ये देखो मैंने सॉल्यूशन डाला हुआ है बनाकर। सॉल्यूशन ये वाला बंद ही कर देता हूँ। देखो क्या करने से इसमें सिर्फ ये आउटपुट लगाना होगा तुम्हें कमांड का। अब ऐसे ही इसके लिए बनाते हैं हम, आ जाओ, आ गए शायद तुम लोग को नज़र नहीं आ रहा हो, एक मिनट, मैंने एंटायर, हाँ हाँ हाँ, वो मैंने एंटायर विंडो ऑन नहीं करा था ना। हाँ आएगी तुम्हें, देखो ये देखो, इसका आउटपुट में क्या लगाओगे, सिर्फ ये क्यूरी लगानी है, फिर सिर्फ इसकी क्रिएट टेबल करके सिर्फ ये आउटपुट लगाना है। अब दूसरे, अब हमें ऑर्डर्स के लिए टेबल बनाना है। अब ऑर्डर्स के टेबल में फिर इस तरह कर दोगे। अब हम बनाते हैं ऑर्डर्स का टेबल। आ जाओ, ऑर्डर्स का टेबल क्या कह रहा है, आ जाते हैं हम ऑर्डर्स का टेबल। अब वो कह रहा है, इसको तो अभी छोड़ो पहले, अब वो क्या कह रहा है कि क्रिएट ऑर्डर्स का टेबल हमें क्रिएट करना है। उसमें हमारी ऑर्डर आईडी होनी चाहिए, ऑर्डर डेट, और CID हमारी फॉरेन की होगी और ऑर्डर आईडी हमारी प्राइमरी की। अब आ जाओ यहाँ पर, वही करोगे, क्रिएट टेबल ऑर्डर्स, ये मैंने ब्रैकेट खोला, यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। अब आ जाते हैं हम यहाँ एट्रीब्यूट्स डिफाइन करना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑर्डर्स आईडी लिख दो, या ऑर्डर आईडी जो भी है वो आईडी लिखता हूँ। मैंने लिखा ऑर्डर्स आईडी यहाँ। अच्छा एक बात याद रखना, अगर मैं ये ऑर्डर आईडी लिखता हूँ ना, तो देखो ये क्या हो रहा है, ये डार्क कलर का बोल्ड हो रहा है ब्लू, तो इसका मतलब कि ये ऑरेकल के अंदर OID कोई बिल्ट इन कीवर्ड है, तो ये यूज़ नहीं करना। क्या करोगे फिर, ऑर्डर्स, देखो ऑर्डर भी है, ऑर्डर भी बिल्ट इन कीवर्ड है। फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, ऑर्डर्स अंडरस्कोर आईडी, जो भी नाम देना है बस दे दो, लेकिन बिलो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कि वो रिजर्व कीवर्ड है, तो बस ये कर देना। अब आ जाना यहाँ पर नंबर (4), ये तुम्हारी इसकी डेटा टाइप हो गई। फिर आ जाओ ऑर्डर डेट आ जाएगी, ORD ऑर्डर डेट, इसकी डेटा टाइप लिख देते हैं डेट, ये आ गई। और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कह रहा है कि सिस्टम डेट होनी चाहिए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सिस्टम डेट। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे लिखते हो आप, DEFAULT, ये इसमें वो है जैसे नॉट नल का था, ऐसे ये डिफ़ॉल्ट के लिए भी कंस्ट्रेंट आप लगा सकते हो। और इसकी है सिस डेट लिख दोगे, जो सिस्टम डेट के लिए होती है ना ये, तो वो अगर यूज़र कोई वैल्यू इसमें इनपुट नहीं करेगा
नल वैल्यू देगा तो वो आज की तारीख लिख लेगा। अगर कल इनपुट करेगा, जो कल उसके सिस्टम में डेट होगी या सर्वर की जो डेट होगी वो आएगी। ऐसा। अब आ जाते हैं हम CID, मतलब कस्टमर अंडरस्कोर ID। यहाँ लिख देते हैं नंबर 4 और यहाँ पे हमने लिख दिया कॉमा। हमने ये कॉमा कर दिया। अब बोल रहा है कि अब हमें 2 कंस्ट्रेंट लगाने हैं। सबसे पहला कंस्ट्रेंट प्राइमरी की ऑर्डर आईडी को बनाना है, तो लिखोगे कंस्ट्रेंट ऑर्डर अंडरस्कोर ID अंडरस्कोर PK, ये कर दिया। अब आगे लिखोगे वही प्राइमरी की और फिर ब्रैकेट में जिसको तुम्हें प्राइमरी की बनाना है ऑर्डर अंडरस्कोर ID। ये हो गया तुम्हारा कंस्ट्रेंट। वैसे मुझे दूसरा फॉरेन की के लिए बनाना है, कंस्ट्रेंट फॉरेन की वाला देखना जरा। और है कंस्ट्रेंट, अब मुझे लिखना है कस्टमर अंडरस्कोर ID अंडरस्कोर FK। यहाँ लिखोगे फॉरेन की। फॉरेन की क्या है तुम्हारी यहाँ पर, ये वाली है, तो इसको यहाँ पे मैंने सिंपल पुट कर दिया। सही। अब यहाँ पर तुम रेफरेंस दोगे कि ये किधर से आ रहा है, ये तुमने बता दी थी फॉरेन की ये इधर, लेकिन वो उसको बताओ तो कि उसका असली टेबल का है, इसका अपना मास्टर टेबल किधर है, जहाँ से ये खुद अपने मास्टर टेबल की प्राइमरी की है, तो इसका अब रेफरेंस दोगे। तो यहाँ लिखोगे रेफरेंसेस ब्रैकेट में, सॉरी रेफरेंसेस के बाद दोगे टेबल का नेम कस्टमर्स, यहाँ कस्टमर लिखोगे। अब फिर कस्टमर्स के अंदर फिर ये जो ब्रैकेट दे रहे हो ना, फिर वहाँ पे वो बताओगे जो यहाँ पे उसका नाम डिफाइन है उस प्राइमरी की का। यहाँ पे भी हमने सेम नाम रखा हुआ है कस्टमर्स अंडरस्कोर ID। ये कस्टमर इसका है और इसके अंदर जो प्राइमरी की है उसका नाम बताना है। कभी कभी होता है ना कि बहुत से की बैड, कुछ आपने डेटाबेस देखे होंगे कि वो लोग क्या करते हैं, हर टेबल का नाम ID से सेव कर देते हैं। जैसे कस्टमर ID है तो इसका सिर्फ नाम लिख देंगे प्राइमरी की का ID, ऑर्डर है तो ऑर्डर का भी ID लिख देंगे। अब जब ये वाली ID उठ के इसमें जाएगी ना, फिर वो इन नाम यहाँ से चेंज कर देंगे, यहाँ पे ID रखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कस्टमर ID। तो इस वजह से हमने उसकी ये वाली बताई है। ये वाली याद रखना, ये वाली और ये वाली सेम नहीं है, ये वाली तो इसकी है, जब ये तो ये वाला एट्रीब्यूट है और ये वाला एट्रीब्यूट कस्टमर्स का है, जो बता रहा है कि ये वो ID है जो प्राइमरी की है और ये वो है जो फॉरेन की है, लेकिन ये है दोनों एक ही, तभी रेफरेंस दिया है। जैसे पॉइंटर में रेफरेंस करते हो ना, रेफरेंसिंग की, ये रेफरेंस का मतलब कि ये उसका एड्रेस बता रहा है कि ये एड्रेस बताया है इसने कि जाओ कस्टमर्स के टेबल में, और कस्टमर ID जो है वहाँ पे तुम्हें ये प्राइमरी की मिलेगी, और मिल गई तो ये हम इसको एज अ फॉरेन की ट्रीट करेंगे। ये हो गया हमारा। अब हम इसको करते हैं कंट्रोल एंटर। ये आगे लिखा हुआ कि ऑर्डर्स क्रिएटेड हो चुका है। अब हम चलाते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स। तो ये हमारे 3 फील्ड्स आ गई। अगर तुम्हें इसका स्कीमा चाहिए हो तो DESC ऑर्डर्स लिख लो, सही है। और स्कीमा में सिर्फ ये चीज़ें आएंगी हमारे पास। ऐसे ही करके देखो, अभी हमारे पास 2 चीज़ें बन गई, ये हमारा बन गया और ये बन गया। अब हमें ये और एक ये बनाना है। तो सबसे पहले अब हम क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। हमेशा ये नहीं बनाना सबसे पहले, इसके बाद तीसरे नंबर पे ये नहीं आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसलिए नहीं आएगा कि प्रोडक्ट ID तो होगी नहीं उस वक्त, तो वो फिर कैसे होगा। इसलिए फिर जब तुम रेफरेंस बनाने के लिए जाओगे तो रेफरेंस बनाते वक्त तो वो एरर दे देगा, कहेगा भाई प्रोडक्ट का तो टेबल ही नहीं है, तो मैं कहाँ से जाऊँ, एड्रेस ही नहीं बताएगा। अब आ जाते हैं, बनाते हैं, क्या बनाएंगे अब हम, इसको बंद कर दो और इधर इस वाले में आ जाते हैं। हम प्रोडक्ट्स का टेबल बनाना है। प्रोडक्ट्स की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें यार कॉपी कर लेता हूँ बार बार, इसलिए वही चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही है। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं प्रोडक्ट्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट अंडरस्कोर ID, उसकी भी नेम मैंने ये रखा है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं P नेम, मतलब प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ varchar2, और यहाँ पे
30 कर दो, जितनी उन्होंने लेंथ मैंने यहाँ डिफाइन करी मैंने, नॉट नल। मैंने कहा यार बच्चों को असल में मुझे जो है ना लगा कि जो मैंने ईयर डायग्राम पढ़ाई थी उसमें थोड़ा मसला हो रहा है, मतलब अभी पूरी ग्रिप नहीं थी। तो मैंने कहा कुछ ऐसा सिनेरियो बताऊं कि मेरी लैबें भी कवर हो जाएं और उनको जो है मैं वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी करके दिखाऊँ ना ईयर डायग्राम को, कि किस तरीके से उस ईयर डायग्राम को आप कन्वर्ट कर सकते हो कोड में। तो वो मैं इस तरीके से करके दिखा रहा हूँ। और उसमें फिर तो मैंने तुम्हें जंक्शन टेबल भी बनाना सिखा दिया, मैनी टू मैनी को जब वन टू मैनी में तोड़ते हैं तो किस तरीके से टूटेगा, वो भी मैंने सिखा दिया। और अभी हम प्रोग्रामिंग से वो कर भी लेंगे। दूसरा आ गया, ये बता रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, और नंबर वेटेज इसका बहुत होगा। 4,2 मतलब क्या होगा कि 4,2 का मतलब ये समझ लो जैसे 4,000 मैक्सिमम वर्ड हो सकते हैं मतलब, या 9,000, ये इतने हो सकते हैं। इसके बाद 2 डेसिमल प्लेसेस 1 2 1 5 1 5 2 2 इस तरीके से हो सकते हैं। तो मैक्सिमम 4 ले सकता है डिजिट्स, 100 भी ले सकता है, 2 सिर्फ सिंगल डिजिट भी ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम हमने 4 डिजिट्स तक दिखा हुआ है। और उसके बाद डेसिमल डिजिट्स कितने ले सकता है, वो 2 ले सकता है, 2 डेसिमल प्लेसेस। तो प्राइस हो गई। उसके बाद फिर आ जाएगा तुम्हारा मैन्युफैक्चर्ड अंडरस्कोर डेट, और इसकी डेटा टाइप क्या है, डेट है। और ये हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी भी हमने सेट कर दी है, डिफ़ॉल्ट सिस डेट, जो सिस्टम की डेट होगी हमने वो सेट कर दी है मैन्युफैक्चर्ड डेट। और एक्सपायरी को हमने खाली छोड़ दिया। अच्छा, एक्सपायरी को हमने बताओ खाली क्यों छोड़ा है। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी एक्सपायरी डेट नहीं होती, जैसे तुम मेडिसिन में आ जाओ, होम्योपैथिक की जैसे बहुत सी प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी एक्सपायरी डेट होती नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सी और भी जो सी चीज़ें होती होंगी, जैसे ग्रॉसरीज हो गई तुम्हारी, प्लेटें हो गई, बर्तन होगा, उनकी भी ज़रूरी नहीं है ना कि वो डेट हो एक्सपायरी, लेकिन मैन्युफैक्चर डेट तो पता होना चाहिए ना कि किस वक्त ये मैन्युफैक्चर हुआ था एज अ रिकॉर्ड। बस ये था। और फिर अब एंड में हमें क्या करना है, वही कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है, पीआईडी को प्राइमरी की बनाना है। अब आ जाओ, इसको हम डिलीट करते हैं और इसको हम हटाएंगे। यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी अंडरस्कोर, ये हमारा पीके है, इसका कंस्ट्रेंट का नाम हमने ये रख दिया प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जल्दी से। अब प्राइमरी की क्या रखनी है हमें, प्रोडक्ट आईडी, ये हो गई हमारी सेव। यहाँ पे मैंने कॉमा लगाना भूल गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या रन होता है या नहीं। और ये टेबल जनरेटेड हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स, अभी तो खैर खाली आएगा प्रोडक्ट, देखिए आपने एम्प्टी है। अब हम आ जाते हैं DESC प्रोडक्ट्स, ये हमने देख लिया, ये सारी चीज़ें हमारी आ गई हैं उठकर। अब हमारा आखिरी टेबल रह गया है, और वो आखिरी टेबल कौन सा है हमारा, अब ब्रिज टेबल, जो प्रोडक्ट और ऑर्डर्स को कंबाइन करेगा। तो यहाँ लिख देते हैं ऑर्डर्स प्रोडक्ट्स, इससे पता चल जाता है, देखते कि हाँ ये जंक्शन टेबल है दो टेबलों के दरमियान। और अब हम आ जाते हैं कि उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। तो उसमें तो सिर्फ 3 आईडीज़ रखनी है, एक प्रोडक्ट आईडी हो गई, पहले चलो ऑर्डर लिख देते हैं, ऑर्डर आईडी, इसको मैंने कॉपी करा और यहाँ पर सेव कर दिया। फिर ये नीचे प्रोडक्ट और नीचे ये सारी मिल जाएंगी। क्वांटिटी मैं बाय डिफ़ॉल्ट क्या सेट कर रहा हूँ, क्वांटिटी भी अच्छा नंबर है, क्वांटिटी नंबर 3, और डिफ़ॉल्ट सेट कर देता हूँ 1 मतलब अगर यूज़र कुछ भी नहीं डालेगा तो एक तो क्वांटिटी होगी ना कि यूज़र ने एक तो कोई ना कोई चीज़ बाय कर भी होगी, इस वजह से 3 मतलब कि 300 400 500 600 700 3 डिजिट्स तक। और अब बोला कि OID एंड PID को कंपोजिट की बनाना है। अब देखो कि इसमें कंपोजिट की कैसे बनती है, प्रोडक्ट ID अंडरस्कोर ऑर्डर ID अंडरस्कोर, यहाँ लिख देता हूँ C के कंपोजिट की। लेकिन अब देखना ये बहुत आसान है बनाना, यहाँ लिखोगे ऑर्डर ID कॉमा
प्रोडक्ट अंडरस्कोर ID, सिंपल करोगे। लेट्स सी, ऑर्डर्स टेबल हमारा क्रिएटेड हो चुका है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP, सॉरी EMP का बहुत हार्ड सेट हुआ भाई, EMP पर प्रोडक्ट्स मैंने करा ना या ऐसे ही। तुम इसका DSC देखना चाहो तो ये मैंने पूरा कॉपी करा। ये तुम्हारे पास सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई है। अब मैंने ये तुम्हारे 4 सवाल तो हो गए सिलेक्ट। आखिर में मैंने बस सिर्फ क्या कहा गया आखिरी, वो क्या कह रहा है आखिर में कि इंसर्ट रिकॉर्ड इन ईच टेबल एंड शो द आउटपुट। कम से कम 3 रिकॉर्ड हर टेबल में, 3 से 4 रिकॉर्ड इनपुट करा दो और फिर उसका आउटपुट शो करा दो। बस मैंने ये कर पाया। मैंने देखो यहाँ पे आउटपुट भी शो कराया। कस्टमर्स में मैंने 3 डेटा डलवा दिया, प्रोडक्ट्स में मैंने 3, ऑर्डर्स में 5 डलवा दिया और ऑर्डर्स प्रोडक्ट में 6। अब ये मैंने कैसे डाला? सिंपल, जो हमने पुरानी लैबें करी थी इंसर्ट की कमांड, उससे। ये देखो मैंने पूरी स्क्रिप्ट जनरेट करी हुई है। ये मैंने उस दिन पूरा बैठ के पूरा दिन लगाया था, पूरी लैब बनाई है तुम लोगों के लिए। ये मैंने पूरी अब स्क्रिप्ट जनरेट कर ली है सारी। अच्छा, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। मैं डेटा डाल रहा हूँ कस्टमर्स के लिए। सबसे पहले डेटा डालना शुरू करता हूँ। तो मैंने यहाँ से ये सेव कर कॉपी करा। अब आ जाओ तुम, एक मैं यहाँ नया स्क्रिप्ट खोल लेता हूँ। यहाँ मैंने लिखा हुआ है इंसर्टिंग कस्टमर्स टेबल। देखो एक तो ये सिंटेक्स होता है तुम्हारा, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स। कस्टमर ID तुमने सारी फील्डें बता दी कि कस्टमर ID, सी नेम, ईमेल, एज, जितनी तुम्हारी टेबल में वो थी मैंने सारी बता दी। और अब तुम वैल्यूज़ डालना शुरू कर दोगे। एक तो ये होता है। ऐसे ही अगर तुम्हें सारी ही जब फील्ड्स डालनी है, कोई भी अगर तुम्हें फील्ड छोड़नी नहीं है तो सिंपल कस्टमर्स लिखो। और ये लिखना ज़रूरी नहीं है जब तुम्हें सारी वैल्यूज़ इंपोर्ट करनी है, डायरेक्ट लिखो वैल्यूज़ और उसमें डेटा डाल दो। तो ये इसका थोड़ा शॉर्ट हैंड वर्जन है। तीसरा एक है सब क्यूरी। सब क्यूरी का मतलब क्या होता है कि एक SQL की क्यूरी के अंदर दूसरी SQL की क्यूरी जब आ जाए। देखो इंसर्ट की कमांड के थ्रू, सेलेक्ट के कमांड से मैंने इंसर्ट करवाऊँगा डेटा। देखो कस्टमर ID, सी नेम, ईमेल, एज, सिटी और कंट्री, ये है। तो अब मुझे कुछ चाहिए कि मैं जो हमारा एम्प्लॉय का टेबल था ना, EMP टेबल, वो वाला मैंने वहाँ से उठाया एम्प्लॉय नेम और मैंने यहाँ पे सेव कराऊंगा। फिर मैंने वहाँ से उठाया एम्प्लॉय का नाम, वो मैं सी नेम में सेव कराऊंगा। बाकी वहाँ पे ईमेल तो है ही नहीं, तो अब मैं ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद दे रहा हूँ। वहाँ पे एज भी नहीं है तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा हूँ। वहाँ पे सिटी और कंट्री भी नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने खुद दे दी। फ्रॉम EMP वेयर EMP नंबर। अब मैं स्पेसिफिक कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी चाहिए कि सारा मुझे वहाँ रिकॉर्ड इंसर्ट कराऊँ। चाहता तो मैं सारा भी करा देता, तो फिर सारों में फिर सारा वहाँ का रिकॉर्ड उठकर यहाँ पे कॉपी हो जाता। तो उससे मैंने स्पेसिफिक करा 7123 जो उसका नाम था रेल्फ नाम था उसका। तो ये 3 तरीके थे इंसर्ट कराने के डेटा को। अब मैं इसको करूँगा कंट्रोल इंटर, तीनों रिकॉर्ड एट ए टाइम रन हो जाएंगे। ये हो गए रन। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स। अब ये देखिए कस्टमर में तुम्हारा डेटा आ गया। अब ऐसे ही प्रोडक्ट का टेबल में इंटर कराओगे। अब आने वाली इंपॉर्टेंट बातें, इसमें भी मैंने वही करा है, शॉर्टेड हैंड वर्जन करा हुआ है, सही है। और फिर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का भी टेबल में शो करा देता हूँ। प्रोडक्ट्स हो गई रन। और अब आ जाओ तुम इस पर। ये है हमारा ऑर्डर्स का टेबल। ये प्रोडक्ट का हो गया था, ये ऑर्डर्स आ गया। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स, ये मैंने करा रन। ये आ गया हमें बस रिकॉर्ड। अब एंड में तुम्हारा हमेशा एंड में तुम्हारा जंक्शन टेबल इनपुट होगा जो तुम्हारे। अच्छा, जंक्शन टेबल क्या है, मास्टर टेबल क्या है, ये मैं बता देता हूँ। मास्टर टेबल तुम्हारा ये है, सही है। मास्टर टेबल इसलिए होता है जिसकी प्राइमरी की उठकर दूसरे टेबल में फॉरेन की जा रही है ना, तो वो टेबल कहलाता है
मास्टर टेबल। एक बात फिर से सुन लो, जिस टेबल की प्राइमरी की उठकर दूसरे टेबल में जाती है एज अ फॉरेन की, तो जो फॉरेन की होती है ना, वो 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 टेबल जो है ना, क्या होगा, मास्टर टेबल। तो कस्टमर आईडी क्या है, फॉरेन की है, तो कस्टमर आईडी देखो किस टेबल से आ रही है उठकर, इधर आओ, यहाँ से आ रही है कस्टमर, तो ये इसका मास्टर टेबल है। और ये क्या है इसका, कस्टमर्स का, ये रेफरेंस टेबल हुआ, इसको हम रेफरेंस बोलते हैं। ऐसे ही आप ऑर्डर्स में आ जाओ, ऑर्डर्स मास्टर टेबल है ऑर्डर प्रोडक्ट के लिए, और ऑर्डर्स प्रोडक्ट जो है रेफरेंस टेबल है। ऑर्डर मास्टर टेबल है, ऑर्डर्स प्रोडक्ट रेफरेंस टेबल है। अब प्रोडक्ट मास्टर टेबल है, ऑर्डर्स प्रोडक्ट जो है रेफरेंस टेबल है। सही, ये है मास्टर टेबल। तो अब ज़रा लिख लो अपने कॉपी पर कि जब भी डेटा इंसर्ट करोगे तो सबसे पहले मास्टर टेबल में डेटा इंसर्ट होता है, फिर उसके बाद इंसर्ट होता है रेफरेंस टेबल में। ये लिखो, ये बहुत काम की बात बता रहा हूँ, और ये इंटरव्यू में पूछते हैं। और जब तुम डेटाबेस बना रहे होगे ना, ये तुम्हें अगर ये तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होगा तो तुम फंसोगे नहीं डेटा बनाते हो, डेटाबेस की कंस्ट्रक्शन और डेटा मैनिपुलेशन करते हो। अभी ये मैं इंसर्शन के वक्त बता रहा हूँ कि जब डेटा आपको इनपुट करना है ना, तो इनपुट पहले मास्टर टेबल में करोगे, और इनपुट पहले मास्टर टेबल में होगा, फिर रेफरेंस में होगा। मास्टर टेबल ये है, फिर रेफरेंस है ये मास्टर टेबल है तो ये इसका रेफरेंस है, ये मास्टर है तो ये इसका रेफरेंस है। देखो मेरा भी देखो, ये मास्टर टेबल है, सही है, ये भी मास्टर टेबल है, ये मैंने मास्टर टेबल में पहले इनपुट करा दिया। फिर उसके बाद मैंने रेफरेंस टेबल में इनपुट कराना शुरू करा। रेफरेंस टेबल तुम्हारा ये था, इसका रेफरेंस टेबल ये है, तो ऑर्डर्स हो गया तुम्हारे रेफरेंस, ये हो गया। जब अब एंड में आएगा हमारा कौन सा टेबल, जंक्शन टेबल। जो जंक्शन टेबल किसका रेफरेंस है, इस वाले के लिए, ऑर्डर्स के लिए। ये आ गया, इसको नंबर देना 8-9 है से, मैं लिखता हूँ सेलेक्ट। प्रोडक्ट्स, आगे देखो तुम्हारा टेबल, तो ये था तुम्हारा